हेलो दोस्तों, आज एक बहुत ही विशेष विषय पर कुछ बातें करते हैं। हम में से बहुतों को ये तो मालूम होगा ही कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए और ऊपर वाले की दया से हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुज़र बसर भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग वंस मनी, ये अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज करना है, वहाँ बहुत सारे लोग विफल होते हुए देखे गए हैं। काफ़ी बार समय के अभाव के कारण, कभी लापरवाही के कारण या बहुत बार अच्छे से जानकारी ना होने के कारण हम या तो कोई फैसले लेते ही नहीं और लेते भी है तो नुकसान कर बैठते हैं। इस पर थोड़ी चर्चा ज़रूरी है कि वो कौन-कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी सेविंग्स को ना सिर्फ सुरक्षित रखते हैं बल्कि उन सेविंग्स पर थोड़े अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी पहलू तो अपने गोल्स को डिफाइन करने का होता है। आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए भविष्य में कौन-कौन से मुकाम हासिल करना चाहते हो और हर ऐसे मुकाम को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये गोल्स या मुकाम शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, यानी कि 3 से 4 साल में पूरा होने वाले, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स जिन्हें पूरा होने में 10 साल से अधिक भी लग सकते हैं। हर परिवार को फैमिली का फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए जिसमें हर ऐसे गोल्स के लिए सेपरेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाए जाएं, ताकि जिन जिन मकसद के लिए वो बनाए गए हैं वो आने वाले समय में या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरे हों। वैसे तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेनी चाहिए, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर और आपके हित में ही होगा कि बेसिक और फंडामेंटल जानकारी अगर आपको है, तभी आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए प्लान को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और फाइनेंशियल एक्सपर्ट को भी अपनी ज़रूरतें अच्छे से समझा पाएंगे। तो 3 ऐसी बातें बेहद ही ज़रूरी है, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली है फंडामेंटल्स को समझ पाने की काबिलियत। दूसरा, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस पर पकड़। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा, हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में अपनी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को संभाले रखना, यह सबसे आवश्यक है। एक एक करके सरसरे तौर पर इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। 3 व्लॉग्स की सीरीज में मैं ये टॉपिक्स कवर करूंगा। सरल भाषा में इंसाफ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अदरवाइज अगर इसी व्लॉग में सारे चीजें समझाने की कोशिश की तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा मोनोटनी आ जाती है देखने वालों के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैक्रो और माइक्रो इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स को जानने पहचानने का आसान नाम है। मैक्रो एनालिसिस मुख्य तौर पर यह समझने की स्टडी है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल माहौल क्या है, सरकार देश में स्ट्रांग है भी कि नहीं, स्टेबल है भी कि नहीं, और ऐसा ना हो तो पॉलिसी फ्रेमवर्क डामाडोल होते हुए दिखती रहेगी और देश ना जाने कैसे चलेगा। और क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में सभी देशों की निर्भरता एक दूसरे पर रहती ही है, इसलिए यह जानना भी इंपॉर्टेंट है कि जियोपॉलिटिकल तापमान कैसा है। आप टीवी पर या अखबार के माध्यम से जानते ही होंगे कि कहीं ना कहीं कोई लड़ाई चल रही होती है या फिर कोई ऐसी बड़ी इकोनॉमिक इवेंट हो जाती है जिससे बड़े देशों पर किसी ना किसी तरह का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है। अभी जो अमेरिका में हो रहा है उससे आप वाफिया रखते ही होंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है, ग्लोबल लिंकेजेस स्ट्रांग होती है, इसलिए ऐसी इवेंट्स पर हमेशा नजर बनाए रखना जरूरी होता है। साधारण सा उदाहरण देता हूं, आपको मालूम ही होगा कि डॉलर के बनिस्बत रुपए काफी समय से कमजोर होता जा रहा है। उसका मेजर कारण यह भी है कि अमेरिका की इकोनॉमी इस समय काफी स्ट्रांग है और डॉलर इंडेक्स जो है मजबूती से जो है ऊपर की तरफ आया है और 108 के आंकड़े पर पहुंचकर बस टिका हुआ है। इसी वजह से ना सिर्फ हमारी करेंसी रुपया, काफी देशों की जो रिस्पेक्टिव करेंसीज है वो भी डेप्रिशिएट हुई है। और ये इसलिए क्योंकि अभी भी विश्व में अधिकतर इंटरनेशनल ट्रेड या अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, जैसे क्रूड ऑयल की खरीद फरोख्त। मिडल ईस्ट में कोई भी उपद्रव मच जाए तो अचानक तेल के दाम भी बढ़ जाते हैं और हमारे जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए टोटल इंपोर्ट बिल में अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। एक तो ऑयल प्राइसेस ऊपर और दूसरा रुपया भी कमजोर। डॉलर में ही पे करने पड़ते हैं ना ये बिल, तो डॉलर के अगेंस्ट अगर रुपया डेप्रिसिएशन होगा तो उससे ना सिर्फ ट्रेड डेफिशिएट बढ़ेगा, उससे करंट अकाउंट डेफिशिएट पे भी दुष्प्रभाव पड़ता है।
हाँ, अगर शांति बनी रहे और तेल के दाम कम रहे और रुपया भी मजबूत रहे तो सिचुएशन बिल्कुल विपरीत होगी। ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट दोनों ही कम होंगे और सही से बिहेव करेंगे। दूसरा, हमारी इकोनॉमी कैसी कर रही है, हमारा जीडीपी नंबर क्या है इस समय, इन्फ्लेशन के ऊपर है या इन्फ्लेशन के नीचे, कंजम्पशन या चीज़ों की खपत कैसी है, अच्छी है या बुरी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंडिचर या खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है, और फिर हमारी इस इकोनॉमी के इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हुए विभिन्न सेक्टर्स में से कौन से ऐसे चुनिंदा सेक्टर्स है जो अच्छा कर रहे हैं बावजूद इसके कि स्लो डाउन है। क्या वो आईटी सेक्टर है या ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, केमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर या रियल एस्टेट सेक्टर। मोटे मोटे तौर पर 12 से 15 ऐसे सेक्टर्स का फंड मैनेजर्स और इकोनॉमिस्ट ऑनगोइंग बेसिस पे विश्लेषण करते रहते हैं, और ये सेक्टर्स की माली हालत इस बात पर निर्भर करती है कि इन सेक्टर्स के प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई सिचुएशन कैसी है, और बहुत बार सरकार के इनिशिएटिव्स या पॉलिसी डिसीजंस भी इन सेक्टर्स पर एडिशनली अच्छा या बुरा असर डालते रहते हैं। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल को समझना भी सेक्टर एनालिसिस के लिए बेहद ज़रूरी है। अलग अलग बिजनेसेस अपने बिजनेस साइकिल से गुजरते हैं, जैसे इंट्रोडक्टरी शुरुआती स्टेज, ग्रोथ स्टेज जब वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, मैच्योरिटी स्टेज जब बिजनेस एक मुकाम पर पहुंच करके स्टेबल हो जाता है, और फिर ऐसी भी स्टेज आती है जब वो धीमा होता है और फिर डिक्लाइन की तरफ बढ़ता है। सेक्टर की सेहत का सीधा सीधा संबंध कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या फिर उत्पादन क्षमता अपनी चरम सीमा पर है कि नहीं, उस पर भी निर्भर करता है। सेक्टर की ऑर्डर बुक्स कैसी है, क्योंकि वो अच्छी होगी तभी वहां पर ग्रॉस ब्लॉक ऐड होगा, यानी नई नई फैक्ट्री से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए लॉजिकल रहेगा। आखिर हम सब भी तो अपने करियर्स में या फिर बिजनेस में या रिलेशनशिप्स में ऑनगोइंग बेसिस पे उतार चढ़ाव देखते हैं कि नहीं, या उन मुश्किलों से या दिक्कतों से या वोलेटिलिटी से गुजरते हैं कि नहीं। इसलिए इन सेक्टर्स में से कौन सा सेक्टर अपनी साइकिल की किस स्टेज पर है, ये जानना बेहद आवश्यक है, ताकि उन्हीं सेक्टर्स को चुना जा सके जो कि अप साइकिल में है या अच्छा कर रही है या जिनसे अच्छा करने की उम्मीद है। ये काफ़ी परखी हुई बात है कि किसी भी इकोनॉमी के जीडीपी में एक समय पर सिर्फ 4 से 5 सेक्टर्स ही मुख्य तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि हर सेक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स और पॉलिसी के प्रति डिफरेंट सेंसिटिविटीज या रिस्पॉन्सेस दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर जब सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा फोकस होता है और बजट में भी ये क्लियरली डिफाइंड हो, तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज, कैपिटल गुड्स सेक्टर्स कंपनीज, सीमेंट, स्टील, पेंट इत्यादि सारी कंपनीज से अच्छा करने की उम्मीद होती है। ब्याज दरें अगर स्टेबल हैं और इकोनॉमी में डिमांड अच्छी है, तो बैंक्स का क्रेडिट ऑफटेक या लोन देने की रफ्तार भी अच्छी होती हैं, तो वो भी अच्छा करते हैं। ऐसे ही ऑटो सेक्टर या हाउसिंग की डिमांड अच्छी होती है तो लोग और ज़्यादा इनकी पूर्ति के लिए फाइनेंसिंग लेते हैं, और कंपनीज जो ये प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवा रही होती है तो वो भी बढ़ती डिमांड को देखते देखते अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इन्हीं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। ठीक उसी प्रकार एक्सपोर्ट थीम्स जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज इस बात पर डिपेंडेंट होगी कि जिन कंट्रीज के लिए ये इंडियन कंपनीज ऐसी सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं वहाँ डिमांड कैसी है। वो कंट्रीज अच्छा कर रही होगी तो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट्स भी अच्छे होंगे और इन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। मंदी का वातावरण है तो थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि फार्मा और हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, बेसिक यूटिलिटीज़ जो हर रोज़मर्रा की चीज़ें प्रोवाइड करने वाले सेक्टर्स होते हैं, यही 2-3 सेक्टर्स थोड़ा सा ठीक परफॉर्म करते हैं। ब्याज दरें आपको इकोनॉमी की सेहत का काफ़ी हद तक हालचाल बता सकती हैं। अभी हाल ही में आरबीआई ने 5 सालों के बाद ब्याज दरें नीचे की है, 25 बेसिस पॉइंट या पैसों से घटा करके 6.25 पे रेपो ले आए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब अर्थव्यवस्था अपनी सैचुरेशन स्टेज या चरम सीमा पर पहुंच जाती है और वहां पर पहुंचकर कमजोरी दिखाना शुरू कर देती हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिमांड अब उतनी स्ट्रांग नहीं जितनी पहली थी। इसलिए वापस इकोनॉमी को रीइग्नाइट करने के लिए ब्याज घटाए जाते हैं तब तक जब तक डिमांड का डेटा वापस उभरना शुरू नहीं हो जाता। ठीक इसका उल्टा, जब इकोनॉमी का डेटा अच्छा दिखना शुरू हो जाए और साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ते हुए दिखे तो धीरे धीरे ब्याज बढ़ते हैं
या बढ़ाए जाते हैं आरबीआई द्वारा। ये सिलसिला ऑनगोइंग बेसिस पे ऐसे ही चलता रहता है और इसका लेना देना इकोनॉमी में स्ट्रेंथ और वीकनेस से का जो आंकलन होता है, जो आरबीआई ऑनगोइंग बेसिस पे करती है, उससे होता है। निवेशक तो वही है और निवेशकों का पैसा भी वही। तो ये पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में हर 2-3 साल में शिफ्ट होता रहता है, डिपेंडिंग ऑन कि ओवरऑल परिस्थिति क्या है और कौन से सेक्टर्स फिर भी स्लो डाउन में थोड़ा बहुत रिटर्न तो दे ही देगा। इसे आप सेक्टर रोटेशन का नाम भी दे सकते हैं। तो चलिए एक बार अपनी स्टडी के तहत हमने अगर सेक्टर सही से आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद ये देखना होता है कि उन सेक्टर्स में से कौन सी ऐसी चुनिंदा कंपनीज है जिनसे सबसे ज़्यादा बेहतर करने की उम्मीद जताई जाती है। अच्छा, अब कंपनी लेवल पर स्टडी थोड़ी सी और बारीक हो जाती है, जहां ये परखना होता है कि वो कंपनी अपने फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर कैसी बैठती है, बिजनेस मैट्रिक्स पे और फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे दोनों। सबसे पहले कंपनी का स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है या फिर उसके बिजनेस के दायरे में कितना काम फैलाने की गुंजाइश है, ओवरऑल सेल्स और रेवेन्यू का क्या फोरकास्ट है, कंपनी उस सेक्टर में मार्केट लीडर है क्या, कंपनी में पिछले 1-2 सालों में क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखी गई है क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी फ्री कैश फ्लो में तब्दील हो पा रही है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर है क्या, यही जो है फ्री कैश फ्लो में तब्दील होता है। ये कुछ अहम सवाल तो एक एनालिस्ट को या आपको भी खुद से पूछना चाहिए जब वो आप डेटा स्टडी कर रहे हो। तो कंपनी अगर कंपनी के प्रमोटर्स या ओनर्स के द्वारा वेल गवर्नड हो तो वो खुद के लिए लंबे अरसे तक कंसिस्टेंटली अच्छा करने की संभावनाएं बढ़ा देती हैं। और समय के साथ अगर उसका मार्केट शेयर अच्छा हो तो डिमांड थोड़ी कम भी हो जाए बीच में, तो तब भी उसके पास प्राइसिंग पावर रहती है, यानी कि वो बिना एग्जिस्टिंग डिमांड को आहत किए बगैर भी अपने मार्जिन्स को इंटैक्ट रख पाती है। इसलिए क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का यही तो सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, अच्छी कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में डिप्लॉयड कैपिटल दोनों डेट और इक्विटी 15% से तो ज्यादा होना ही चाहिए। जितना ज्यादा उतनी अच्छी बात। ये एक अति आवश्यक मापदंड है मेरे ख्याल से। सबसे ज़रूरी ये भी है कि उस कंपनी का डेट कंट्रोल्ड हो और इतना हो कि वो अपने प्रॉफिट से उस डेट की सर्विसिंग आसानी से कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 की रेशो अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट का संकेत देती है। वैसे तो और भी पहलू रहते हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो कि मेरी नज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उस कंपनी के प्रमोटर्स की कंपनी में भागीदारी एटलीस्ट 70% तो हो ही, क्योंकि जब तक अच्छी खासी भागीदारी बनी रहेगी तब तक ही प्रमोटर्स का बिजनेस को अच्छे से चलाने में इंटरेस्ट रहेगा। और यहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि 70% के बावजूद ओनरशिप जो शेयर्स की हैं और उसकी प्लेस्ड पोजीशन जो है 10 से 12% तक सीमित रहे। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होती है? प्लेजिंग ऑफ शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि टेम्पररी गिरवी रखे जाते हैं ताकि उन शेयर्स के अगेंस्ट प्रमोटर्स द्वारा पर्सनल फंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ली जा सके। प्रमोटर्स को समय समय पर अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स या कई बार बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए भी इंडिविजुअल लेवल पे फंडिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए वो शेयर्स को गिरवी रख करके या प्लेज करके ये फंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लेते हैं। ये रेशो अगर बिगड़ जाए और किसी कारणवश शेयर्स की कीमत घट जाए तो प्रमोटर्स अपनी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग खो बैठते हैं और ऐसे में इसका दुष्प्रभाव निवेशकों को झेलना पड़ता है। ये हरगिज़ भी इन्वेस्टर्स के पक्ष में तो नहीं होती स्थिति। ये सारी बातें जो मैंने अभी अभी की उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। ना समझ आए तो वापस व्लॉग को रिवर्स करके सुन सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने काफ़ी सरल होने की कोशिश की है। इस व्लॉग में इतना ही, और अगले व्लॉग में हम कुछ और फंडामेंटल और टेक्निकल पैरामीटर्स पे रोशनी डालेंगे और उनके बारे में ओवरऑल संदर्भ में उनकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, मिलते हैं जल्द।